नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की ये घटना आपने सुनी भी होगी। पुराने लोग, नई जनरेशन का मैं नहीं कह सकता कि उन्हें जानकारी है कि नहीं, लेकिन अपने ज़माने की बहुत फेमस घटना थी। बात 28 जुलाई 1988 की है। लखनऊ में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, उसमें क्रिकेट के मैच भी होते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड तो नहीं है और न बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाला ग्राउंड है। 25 से 30,000 या 25,000 के आसपास कैपेसिटी होगी। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, इन सब का कॉम्प्लेक्स है और उसी में डायरेक्टर स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिस भी है। उसका दक्षिणी गेट स्विमिंग पूल के पास वाला, वहाँ से शाम को 7:45 बजे 7:45 पर बैडमिंटन का एक खिलाड़ी अपना बैडमिंटन का रैकेट जैसे वो पीछे कवर में रखा हुआ लटकाए हुए, एक स्कूटर पर सीट के नीचे एक हुक होता है झोला फंसाने के लिए या कोई बैग फंसाने के लिए, उसमें एक छोटा सा स्पोर्ट्स किट रखा हुआ उस दक्षिणी गेट से, स्विमिंग पूल के साइड वाला जो दक्षिणी गेट है, उससे बाहर निकला। वो 10-12 कदम ही गया होगा या 20 कदम गया होगा, तब तक तड़ 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 8 गोलियों के चलने की आवाज आई। वो स्कूटर सहित वहीं पर गिर गया। उसके कुछ साथी खिलाड़ी पीछे पीछे आ रहे थे। गोली की आवाज सुनकर वो भी मौके तक पहुंचे। गिरे हुए खिलाड़ी को देखा और ये कहा, सैयद मोदी को किसी ने मार दिया। हल्ला हो गया। भीतर जो भी खिलाड़ी मौजूद थे वो और जिसने भी सुना सड़क पर आते जाते फौरन उसको एक गाड़ी में लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से 5-7 मिनट की दूरी का रास्ता है। सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जो डॉक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ही इज नो मोर, ब्रॉड डेथ, यानी इनकी मृत्यु हो गई है। स्टेडियम में डायरेक्टर स्पोर्ट्स का जो ऑफिस था, वहां ऑफिस से किसी ने थाने को खबर की। थाना हजरतगंज लगता है कि साहब सैयद मोदी को किसी ने गोली मार दी। लोग उसको लेकर सिविल हॉस्पिटल गए हैं। वायरलेस पर फौरन ये सूचना, क्योंकि सैयद मोदी बड़ा कॉमन नाम था उस समय, खासकर लखनऊ के लिए। वैसे तो देश के लिए बहुत बड़ा नाम था, लेकिन खासकर लखनऊ के लिए, कि सैयद मोदी को किसी ने स्टेडियम के पास गोली मारी है और उसे सिविल हॉस्पिटल लेकर गए हैं। पुलिस वाला जो जहां था वहां से भागा। कुछ लोग सिविल हॉस्पिटल के लिए गए और कुछ स्टेडियम में मौका-ए वारदात की तरफ भागे। क्या सीओ, क्या एसपी सिटी, क्या एसएसपी, क्या डीआईजी, क्या आईजी, सब लोग वहाँ। जिसने सुना कि सैयद मोदी को किसी ने मार दिया है, तब तक ये भी हल्ला हो गया कि उनकी मृत्यु भी हो गई है। जितना स्पोर्ट्स लवर है, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के जितने लोग बैडमिंटन से संबंधित हैं या अदरवाइज भी बैडमिंटन से संबंधित सारे लोग, सारे अखबार नवीस, ये सब मौके की तरफ दौड़े। बहुत भीड़ लग गई। क्या हुआ, कैसे हुआ? पुलिस ने अपना काम शुरू किया। देखिए, उस समय मोबाइल फोन नहीं थे। कम्युनिकेशन का साधन सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइन फोन थे। लेकिन फिर भी ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और 1 घंटे में पूरे शहर की जुबान पर सिर्फ यही बात थी कि सैयद मोदी की हत्या हो गई। सैयद मोदी उस समय देश के सबसे होनहार खिलाड़ियों में माने जाते थे। सैयद मोदी 1980 से 1987 तक लगातार 8 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियन रहे। सिर्फ उसी साल यानी 88 में जब उनकी हत्या हुई, तब वो पहली बार हारे थे, ये चैंपियनशिप में बाहर हुए थे।
पुलिस ने अपना काम किया, बॉडी सील की, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम हाउस के आसपास बड़ी भीड़ थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सवेरे आ गई। कॉज ऑफ डेथ वही जो पता था सबको, बिकॉज ऑफ हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम इंजरीज। 8 गोलियों के निशान पोस्टमार्टम में। उसके बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की और पैरेलली अखबारों ने विवेचना शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से शहर में ये खुसफुसाहट थी, खासकर जिनका दखल खेलों में है, और बैडमिंटन के खिलाड़ियों में ये खुसफुसाहट थी कि सैयद मोदी की अपनी पत्नी अमिता मोदी से अच्छी नहीं बन रही है, या कुछ न कुछ चल रहा है, या कुछ बिगाड़ हो गया है। उसका कारण भी लोग जानते थे कि किस वजह से ये अनबन हो रही है। बहरहाल इन जो जनश्रुतियां हैं, इसको भी पुलिस ने एक एक करके रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो ये बताया कि आजकल पिछले 2 साल 3 साल से अमिता मोदी अमेठी के राजकुमार संजय सिंह के बहुत नज़दीक आ गई थी और सैयद मोदी इसका विरोध करते थे। और 2 महीने पहले अमिता मोदी ने बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद स्थितियां और खराब हो गई। बहरहाल अमिता मोदी से पूछताछ शुरू हुई। इसके पहले कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊं मैं आपको, पहले ये समझ लें कि सैयद मोदी, इसका पूरा नाम सैयद मेहंदी हसन जैदी था, या है, उस समय असली नाम उनका यही है। वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा से 5 किलोमीटर दूर सरदार नगर एक मोहल्ला है, वहाँ रहते थे। इनके पिताजी सरदार नगर चीनी मिल में काम करते थे और ये उसी चीनी मिल के जो कर्मचारियों के मकान है उसमें रहते थे। सैयद मोदी 6 भाई और 2 बहन थे। ये भाई बहनों में सबसे छोटा था। वैसे इनके पिता सैयद मीर हसन जैदी, ये मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर कस्बे के जैदी सादात कादीपुर, ये गांव का नाम है, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन नौकरी के साथ साथ सभी लोग गोरखपुर में चौरी चौरा के पास चीनी मिल में शिफ्ट हो गए और वहीं पर ये बच्चे उनके सब पढ़े लिखे बड़े हुए। उसका नाम सैयद मोदी कैसे पड़ा, ये भी बहुत रोचक किस्सा है। उनके पिता, बच्चा जब स्कूल जाने लायक हुआ होगा, वो और एक बड़ा भाई उसका, ये दोनों लोग स्कूल में नाम लिखाने गए। पहले स्कूल में नाम के लिए कोई बहुत बड़ा फॉर्म भरा जाना, माँ बाप की फ़ोटो लगाया जाना, माँ बाप का इंटरव्यू होना, जैसे माँ बाप को एडमिशन लेना है। दुनिया के टिटिम में जो आज हैं वो पहले नहीं होते थे। हम भी उसी समय के पास आउट हैं और जिस प्रोसेस से इसका नाम गलत हुआ, उसी प्रोसेस से मेरी भी जन्म तिथि गलत हो गई। मेरे चाचा लिखाने गए थे, बोल के लिखाया, मास्टर साहब ने लिखा, हमारे और हमारे बड़े भाई की डेट ऑफ बर्थ एक ही लिखी हुई है, जो हमने कभी नोटिस नहीं किया। ऐसा ही कुछ वहाँ पर हुआ होगा। फादर उस बच्चे को लेके गए कि साहब इसका एडमिशन होना है। उन्होंने उनका नाम बताइए। नाम उन्होंने बताया सैयद मेहंदी हसन जैदी। उसने लिखा सैयद मोदी हसन जैदी। मेहंदी शायद उसके लिए बहुत कॉमन नहीं था, या उसको मोदी बड़ा कॉमन लग रहा होगा। उधर पूर्वांचल में गोरखपुर और आसपास मोदी टाइटल वाले बहुत ढेर सारे लोग हैं और बड़े उद्योगपति भी हैं। बहरहाल उसने जो नाम लिखा वो लिखा सैयद मोदी हसन जैदी। ये उस कक्षा 1 के नाम से चलते 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 हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में भी आ गया सैयद मोदी। मेहंदी को मोदी लिखा गया और न तो उनके घर वालों ने इसको कभी चेंज कराने, रेक्टिफाई कराने, सुधार कराने की कोई कोशिश की, न ही सैयद मोदी ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और आगे चलकर वो सैयद मोदी के नाम से ही मशहूर हुआ। इससे बड़े सभी भाई बहन पढ़े लिखे हैं, सब नौकरी करते हैं, अपना नौकरी पेशे में ही हैं ज़्यादातर, और सभी सबसे छोटे
इस सैयद मोदी का बड़ा ख्याल रखते थे। शुरू में ही इसको बैडमिंटन का शौक़ हुआ। इसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो इसको दी जाती थी। स्कूल कॉलेज के समय में ये पढ़ाई में बहुत औसत दर्जे का था, लेकिन 5 फीट 9 इंच की हाइट का बहुत ही खूबसूरत नौजवान अपने स्कूल डेज से ही मशहूर हो गया स्पोर्ट्समैन की तरह। मिलनसार, अच्छे लुक्स वाला और जरा सा कोई एटीट्यूड या जिसे कहते हैं कोई दिखावा नहीं। इसलिए स्कूल के सारे बच्चे सैयद मोदी इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ थे। बैडमिंटन के लिए उसने स्कूल के बाद वो बहुत रेगुलर प्रैक्टिस वहाँ पर बैडमिंटन की करने लगा। उसके परिणाम स्वरूप 1976 में ही, जब वो संभवतः 16 वर्ष का था, मोदी जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन हो गया। बैडमिंटन का जूनियर नेशनल चैंपियन हो गया। मोदी ने अपनी ट्रेनिंग, जब उसको नेशनल टीम में लिया गया, या उस समय जब उसने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत ली, तो उनके कोच हुए पुष्प कुमार भंडारी, जो NIS पटियाला के ट्रेनर थे, उनके चीफ थे। जब मोदी ने नेशनल चैंपियनशिप शुरू की, तो उस समय उसके जो कोच थे वो भारतीय टीम के कोच दीपू घोष थे, जिन्होंने ट्रेंड करके उसे अच्छी तरह सजा संवार दिया। और ऐसा लग रहा था कि इसकी रफ्तार को कोई न पकड़ पाएगा, न इसे बीट कर पाएगा। सन 80 में जैसे ही वो 18 साल का पूरा हुआ और नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए एलिजिबल हुआ, उसी साल उसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली 18 वर्ष की उम्र में ही। और जैसे ही वो नेशनल चैंपियन हुआ बैडमिंटन का, खेल मंत्रालय ने उसे भारतीय रेल में नौकरी के लिए संस्तुति कर दी। सैयद मोदी ने इच्छा व्यक्त की कि उसके गृह जनपद गोरखपुर में ही उसे पोस्ट कर दिया जाए। उसने जो अचीव किया था उसको देखते हुए उसे गोरखपुर ही पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन 82 में उनके जो कोच थे दीपू घोष, उन्होंने कहा कि लखनऊ में बैडमिंटन की ज़्यादा सुविधाएं हैं और तुम्हें गोरखपुर के बजाय लखनऊ जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहाँ के कोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल के हैं और बाकी सारी सुविधाएं भी वहाँ बहुत अच्छी हैं। अपने कोच की सलाह सैयद मोदी ने मान ली। उसने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ करा लिया और वहाँ वो प्रैक्टिस करने लगा। और इसके बाद तो उसने झड़ी लगा दी। 80 से 87 तक लगातार 8 साल नेशनल चैंपियन रहा। 81 में 19 साल की उम्र में ही सैयद मोदी को केंद्र सरकार का अर्जुन पुरस्कार भी मिल गया। 82 में उसने एशियन गेम्स में मेंस सिंगल में कांस्य पदक देश के लिए जीता। 82 के ही कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने इंग्लैंड के निक एट्स को 7-15, 15-5 और 15-7 से हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। 83 और 84 में सैयद मोदी ने ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन चैंपियन की जो प्रतियोगिता होती है 83 और 84 दोनों साल लगातार जीती। ये उसका कैरियर था, जो मैं कह रहा हूँ कि लोग उसको जानते थे, उसे अच्छी तरह जानते थे। बैडमिंटन के क्षेत्र में बहुत ही जगमगाता सितारा था उस समय देश में। लेकिन 1988 में वो पहली बार नेशनल चैंपियनशिप से बाहर हो गया। कारण पत्नी अमिता मोदी से तनाव। अमिता मोदी का असली नाम अमिता कुलकर्णी है। वो मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली है। 1978 में जब ये सैयद मोदी जूनियर्स का चैंपियन हो गया, उसी के बाद बीजिंग में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होना था जिसमें भारत की टीम
में इसको शामिल किया गया, सैयद मोदी को। और जो वीमेंस की, गर्ल्स की जो टीम जानी थी इसी बीजिंग के इस टूर्नामेंट के लिए, उसमें अमिता कुलकर्णी को शामिल किया गया। वहीं पहली बार इन लोगों की देखी देखा हुई, यानी एक दूसरे को देखा, समझा, परखा। लेकिन धीरे धीरे अमिता मोदी इसके बहुत करीब हो गई। अब चूंकि अमिता कुलकर्णी बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी, उसी दिशा में प्रयास किया और सैयद मोदी से उसके संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गए और यहाँ तक हो गए कि शादी की बात चल पड़ी। दोनों परिवारों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। एक, अमिता कुलकर्णी महाराष्ट्र की हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थी और दूसरा सैयद मोदी मुस्लिम फैमिली से था। पहले तो इसी पर बात अटक गई। दूसरा ये कि अमिता कुलकर्णी मुंबई की रहने वाली थी, पूरा परिवार कॉन्वेंट एजुकेटेड, या ये कह लीजिए कि अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाला, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, एटिकेट्स, मैनर, आप जो भी कह लें, अंग्रेजियत जिसमें कूट कूट कर भरी थी जिस परिवार में, ये खुद भी कॉन्वेंट एजुकेटेड थी। ऐशो आराम की ज़िंदगी और जिसको कहते हैं कि वो शो ऑफ, वो भी इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। जबकि सैयद मोदी इसके बिल्कुल उलट, गोरखपुर के एक छोटे से भाग, वहाँ का रहने वाला, कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं, किसी प्रकार का, पिताजी चीनी मिल में कर्मचारी थे, कोई, आप इससे अंदाज लगा लें कि जिस समय उसकी हत्या हुई 8 बार के नेशनल चैंपियन की, वो स्कूटर पर था, स्कूटर ही था उसके पास। तो इसलिए दोनों परिवारों ने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन ये दोनों नहीं माने और इन्होंने कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ अपना मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया और एक छोटे समारोह में सिर्फ दोस्तों के साथ शादी भी कर ली। मैंने आपको पहले ही बताया कि 82 में दीपू घोष नेशनल चैंपियन ने इसको गोरखपुर से, नेशनल कोच ने इसको गोरखपुर से लखनऊ आने के लिए कह दिया था। अमिता मोदी भी यदा कदा केडी सिंह बाबू स्टेडियम आकर प्रैक्टिस के समय खुद भी प्रैक्टिस करती थी और इससे मिलती थी। जो लोग लखनऊ से परिचित हैं, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े राजनीतिक लोग, बड़े व्यापारी लोग, ये सुबह शाम दौड़ने के लिए या वहाँ जिम का इस्तेमाल करने के लिए या किसी सवेरे वाले खेल में भाग लेने के लिए या बैडमिंटन खेलने के लिए बहुत लोग आते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। वहाँ के लिए पास लेना या वहाँ पर जाना या वहाँ प्रैक्टिस में भाग लेना या वहाँ पर सुबह शाम वॉक के लिए जाना, ये भी थोड़ा जैसे स्टेटस सिंबल जैसा वहाँ के लिए माना जाता है। यहीं पर संजय सिंह, जो अमेठी के राजकुमार थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हमारे ख्याल से 85 के बाद रहे, 2 बार के विधायक थे, कई विभाग उनके पास थे, उनका भी आना जाना यहीं पर, चूंकि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स भी यहीं पर है, इसलिए उससे संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। और वहीं किसी दिन अमिता मोदी से किसी ने संजय सिंह की जान पहचान कराई, तो ये बताया गया कि ये राजीव गांधी के बचपन के मित्र हैं, गांधी परिवार के बहुत नज़दीक हैं, अमेठी के राजा हैं और वहीं से अमिता मोदी और संजय सिंह में नज़दीकियां बढ़ गई। नज़दीकियां क्यों बढ़ी होंगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। ये भी सबको सर्वविदित था, अगर कोई किसी से पूछना चाहे, कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का पुराना चुनाव क्षेत्र है। आज़ादी के बाद से गांधी परिवार के लोग ही यहाँ से सांसद, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ते रहे हैं और जाते रहे हैं। और गांधी परिवार के लोग जब जब इलेक्शन के लिए यहाँ आते हैं या वैसे भी, तब वो
अमेठी के राजा के जो उसका जो राजमहल है, जिसे भूपति भवन कहते हैं, बताया जाता है कि 450 साल पुराना है। देखने में भी और वैसे भी ये राजभवन राजमहल जैसा इसका लुक है। तो ये बताया गया कि जब भी इंदिरा जी या उनके राजीव, संजय या जो भी इनके परिवार के लोग, कैप्टन सतीश शर्मा भी एक बार रहे वहाँ से सांसद, जो भी आता है वो इसी भूपति भवन में रुकता है, यहीं से अपने चुनाव का प्रचार करता है। और इसीलिए ये परिवार इस समय देश का, यानी अमेठी के राजघराने का ये परिवार देश का सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। धीरे धीरे अमिताभ मोदी की नज़दीकियां संजय सिंह से बढ़ गई और बढ़ती चली गई। उस जमाने में लखनऊ में एक ग्रुप हुआ करता था जिसको स्थानीय भाषा में चटिया कहते हैं। ये कहा जाता है कि फलानी की चटिया बहुत मजबूत है, यानी एक ग्रुप होता था जिसमें संजय सिंह, सुब्रत राय सहारा, अखिलेश दास के बाबू बनारसी दास के पुत्र अखिलेश दास, रायबरेली के एक बड़े दबंग नेता जो बाद में 5 साल रायबरेली से विधायक भी रहे, अखिलेश सिंह, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, और पुत्तू अवस्थी जो बाराबंकी के पॉलिटिशियन थे। ये एक चटिया थी, बड़ी मजबूत चटिया थी। इस पूरी चटिया को ये पता था कि संजय भाई और अमिताभ सिंह के कितने गहरे रिश्ते हैं। 1982 से 85 तक ये उत्तर प्रदेश सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री भी रहे थे। हमारे ख्याल से अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे इन दोनों की नज़दीकी बढ़ती चली गई। जिस समय सैयद मोदी की हत्या हुई थी उस समय संजय सिंह जनमोर्चा पार्टी के राजनीतिज्ञ थे। इस हत्या के बाद बहुत हाई प्रोफाइल हत्या, अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया कि अमिताभ मोदी इस हत्या के पीछे। जब अमिताभ मोदी का नाम आया तो संजय सिंह का भी नाम आया, और इससे प्रदेश की राजनीति में एकदम भूचाल आ गया। जो भी उस समय के लोग होंगे वो पूरे देश में हर भाषा में सैयद मोदी की इस हत्या के बारे में तमाम किस्से कहानियां उस समय छप रहे थे। हत्या के कारण सरकार की जब बहुत फजीहत हुई तो सरकार ने इसकी विवेचना सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने विवेचना शुरू की, लेकिन सीबीआई पर भी इस मीडिया ट्रायल का बड़ा दबाव था। लेकिन सीबीआई ने जुलाई की इस घटना में नवंबर 88 को एक चार्जशीट सबमिट कर दी सीबीआई के विशेष न्यायालय में। सीबीआई की चार्जशीट में जिन चीज़ों का आधार बनाया गया, मोबाइल फ़ोन थे नहीं इसलिए सीडीआर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़े लोग थे, इनके लैंडलाइन मोबाइल की डिटेल्स संजय सिंह की भी, अमिताभ मोदी की भी, अखिलेश सिंह की भी, इन सब के मोबाइल की डिटेल्स और इनके ट्रेवल डिटेल्स, कब कब ये किस रिजर्वेशन से कब दिल्ली गए, कब वापस लौट के आए, किस एयरलाइन से गए और कब इन्होंने टिकट बुक कराया, वहाँ जाते समय, वहाँ आते समय, आके यहाँ उनकी क्या क्या एक्टिविटी थी, ये पूरी डिटेल निकाल कर और बहुत एक साफ सुथरी चार्जशीट सबमिट कर दी गई। उसमें उन्होंने 7 लोगों को नामजद किया। उसमें जो मुख्य साजिशकर्ता यानी जिन्होंने सैयद मोदी को मरवाया वो थे अमिताभ मोदी और संजय सिंह। उसमें एक जो एविडेंस, जो डॉट्स जिसके कनेक्ट किए गए कि इन दोनों ने अपने मित्र अखिलेश सिंह से मदद करने को कहा। अखिलेश ने इनको शूटर्स दिए और एक गाड़ी भी दी। जिन लोगों ने स्टेडियम के बाहर निकलते ही उसकी हत्या कर दी। सीबीआई की जांच में अमिताभ मोदी की एक डायरी भी सीबीआई को मिल गई। बहुत कोशिश की गई थी छिपाने की, लेकिन वो मिल गई। उस डायरी में वो अपने प्रतिदिन की बातें लिखा करती थी।
जिसमें अमिता मोदी ने संजय सिंह से अपने संबंधों का विस्तार से जिक्र किया है। संबंधों नहीं, अंतरंग रिश्तों का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया है। पूछताछ में सीबीआई ने जब ये पूछा कि भाई अब इसमें क्या रह गया है, आपने जिस तरह से अपने संबंधों का इसमें वर्णन किया है, उससे तो साफ यही लगता है कि फ़ायदा आपको था, उसके जिंदा रहने से नुकसान आपको था, मरने से फ़ायदा आपको हुआ है। तो वकीलों की सिखाई पढ़ाई भाषा में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे संजय सिंह से रिश्तों को लेकर ताना दिया करता था। मैं जानबूझकर अपने इमेजिनेशन से कुछ चीज़ें लिखती थी ताकि वो पढ़ के चिढ़े, क्योंकि मुझे पता हो गया था कि मेरी अनुपस्थिति में वो मेरी डायरी पढ़ा करता है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो ये था कि मई 88 में, जुलाई की उनकी हत्या है, मई 88 में अमिता मोदी ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसके नामकरण की बात आई, सैयद मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा के हिसाब से या किसी के यहाँ की परंपरा के हिसाब से जो पिता का सरनेम होता है या पिता का जो धर्म होता है उस हिसाब से इसका नाम रखा जाए। लेकिन अमिता मोदी नहीं मानी, उसने उसका नाम आकांक्षा रख दिया। इसके बाद से ही सैयद मोदी ने कहना शुरू किया कि मुझे पहले ही डाउट था और अब ये कन्फर्म हो गया कि ये बच्ची मेरी नहीं है, ये बच्ची तुम्हारे और संजय सिंह के नाजायज रिश्तों से पैदा हुई बच्ची है। अब इस बात को लेके उन लोगों में क्या बातचीत हुई ये अमिता मोदी जानती होंगी या बेचारा वो सैयद मोदी जानता होगा, लेकिन इन्हीं कारणों से इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या करा दी। सीबीआई ने जैसे ही अदालत में चार्जशीट सबमिट की, संजय सिंह ने जिला और सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही इस चार्जशीट को चैलेंज कर दिया और वकील उनके खड़े हुए राम जेठमलानी, स्वर्गीय राम जेठमलानी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, बहुत ज़्यादा हुआ, बड़ा क्लाइंट हुआ तो अपने साथ हाई कोर्ट, बहुत हैवी फीस थी उनकी, हाई कोर्ट ले गया उन्हें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो संजय सिंह और अमिता मोदी के लिए खड़े हुए। ये उसी जनरेशन के वकील हैं, फली नरीमन, सोली सोराब जी, राम जेठमलानी, ये सब उस जमाने के सबसे मशहूर वकील हुआ करते थे, सबसे महंगे भी और सबसे मशहूर भी। राम जेठमलानी ने बहस शुरू की और एक के बाद एक राम जेठमलानी जी की जानकारी, ज्ञान और वाक्पटुता किसी एक व्यक्ति में अगर उस जमाने में थी तो राम जेठमलानी में, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अगर राम जेठमलानी बहस कर रहा हो, वैसे तो न्यायालय किसी का भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जज को अपना काम करना है, न्याय देना है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी को देखिए, ह्यूमन रिएक्शन को देखिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जेठमलानी बहस कर रहे हों तो वैसे ही अच्छे अच्छों की, गिग्घी बदना तो सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन अच्छे अच्छों को थोड़ी बहुत परेशानी दिमागी होती है और उसका परिणाम भी हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही इन दोनों के नाम निकाल दिए गए कि साहब कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, सीबीआई ने फर्जी विवेचना की है, सतही विवेचना की है, लिहाजा इन दोनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है और इन दोनों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही बरी कर दिया। इसके बाद उसमें जो अगले आरोपी थे जितेंद्र सिंह, इनको भी कोर्ट ने चार्ज फ्रेम होने के पहले ही बेनिफिट ऑफ डाउट देके इन्हें भी बाहर कर दिया। दबंग विधायक अखिलेश सिंह हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने अखिलेश को बरी कर दिया।
अब बचे ये 4 लोग निकल गए 7 में से, अब बचे 3 लोग, अमर बहादुर सिंह, बलई सिंह और भगवती सिंह। ये 3 आरोपी बचे। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दरमियान ही बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में बलई सिंह और अमर बहादुर सिंह की हत्या हो गई। आप समझ सकते हैं इसमें, फिर मैं कहूंगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब बचे सिर्फ भगवती सिंह। ट्रायल पूरा हुआ और भगवती सिंह को आजीवन कारावास हो गई। मैं आज ये आपको सुना इसलिए रहा हूं क्योंकि परसों के अखबार में, 30 तारीख के अखबार में, आप लोकल लखनऊ का एडिशन देख लें कि अपनी इस आजीवन कारावास की सजा के विरोध में वो हाई कोर्ट गए थे और 29/6/2022 को हाई कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया और उनकी सजा को बरकरार रखा। यानी इतनी बड़ी हत्या में सिर्फ एक आदमी को सजा हुई। ये कहा गया कि गोली इसी ने चलाई, बाकी का कोई एविडेंस नहीं है कि मदद की, भागने में मदद की, 120 भी यानी साजिश में किसी का कोई हाथ है, कोई मतलब नहीं। सब अपने अपने घर आराम से चले गए। हाई कोर्ट में उसने ये दलील दी कि जब साहब हमको सीबीआई ये कहती है कि दोनों मुख्य साजिशकर्ता संजय सिंह और अमिता सिंह के कहने पे मैंने ये हत्या की थी और हमें अखिलेश ने ये हत्या करने के लिए भेजा था और ये तीनों ही अदालत में सारे आरोपों से बरी हो गए, तो हम कहाँ से, हमारा जुर्म कैसे हुआ? जब वो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो हमें क्यों सजा दी जा रही है? लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, केडी सिंह बाबू स्टेडियम की कैंटीन के कर्मचारी प्रेमचंद यादव ने आपकी उसी समय पहचान कर ली थी। वो वहां से गुजर रहा था कैंटीन बंद करके। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सजा के हकदार नहीं हैं, इसलिए आपकी ये जो सजा है वो बरकरार रखी जाएगी। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि संजय सिंह बेसिकली शादीशुदा थे पहले और उनकी पत्नी का नाम था गरिमा सिंह। गरिमा सिंह से बहुत पहले संजय सिंह की शादी हुई थी। गरिमा सिंह से इनकी शादी हुई थी जिनसे 2 बच्चे हैं, बल्कि गरिमा सिंह के तो अब ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। और शादी के बाद जब अमिता सिंह से इनकी नज़दीकी हो रही थी संजय सिंह की, तो इन्होंने डाइवोर्स का एक पिटीशन फाइल किया। डाइवोर्स की इस पिटीशन की नोटिस संजय सिंह ने अपने एक ऐसे कई मकान हैं उनके, मतलब राजघराने के कई मकान हैं लखनऊ में, ऐसे मकान के पते पर ये नोटिस डिलीवर कराते रहे जिसमें गरिमा सिंह कभी रही नहीं थी। मतलब पिछले कम से कम इस घटना के 10 साल पहले तो वो नहीं रही थी। पहले शादी के बाद कभी शायद एक आध बार आई हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं रही थी। हर बार वो नोटिस रिसीव की गई, यानी संजय सिंह के किसी आदमी ने ही वो नोटिस रिसीव की। बार बार बुलाने के बाद भी, नोटिस रिसीव करने के बाद भी जब कोई इसका आउटकम नहीं आया, तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया कि साहब इन दोनों का तलाक माना जाए। ये कहते हैं कि वो रॉन्ग एड्रेस पर इन्हीं का आदमी उसको रिसीव करता रहा और फाड़ के फेंकता रहा। गरिमा सिंह को अखबारों से पता लगा कि
एक दिन जब अखबार में आया कि अखबार में तब आया जब ये इन लोगों ने कोर्ट से इनको आदेश मिल गया कि आपका डाइवोर्स हो गया। उसके तुरंत बाद इन दोनों ने बाकायदे शादी कर ली, गाजे बाजे से शादी कर ली। गरिमा सिंह को जब अखबारों से ये पता लगा कि अमिता मोदी से उन्होंने शादी कर ली, उनके होश उड़ गए। वो तुरंत कोर्ट में गई और उन्होंने सारी पुलिस रिपोर्ट और सारी वो एड्रेस और कब कब वो रिसीव हुआ, किसने रिसीव किया, कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि इस डाइवोर्स को पर स्टे कर दिया जाए, इसके अमल पे या उस पे स्टे कर दिया जाए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसलिए नहीं शुरू हुई क्योंकि शायद कभी वहाँ 4, 6, 10 दिन वहाँ रही होंगी। इसके अगेंस्ट संजय सिंह हाई कोर्ट गए, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली और करीब 22-24 साल बाद भी अभी इस पिटीशन का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। इस बीच में मोदी की बच्ची अमिता मोदी से जो बच्ची पैदा हुई थी आकांक्षा, उसको संजय सिंह ने गोदनामा के जरिए गोद ले लिया और उन्होंने अपने हर एफिडेविट में ये कहा कि मेरी एक ही बच्ची है जो मेरी गोद ली हुई है, जिसका नाम आकांक्षा सिंह है। गरिमा सिंह ने इस लड़ाई को कोर्ट में अच्छी तरह लड़ा। मुझे ध्यान है उस समय मैं लखनऊ आ गया था और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कुछ रिश्ते में भी थी और गरिमा सिंह से अमेठी का एक जो पुराना कोई यहाँ घर रहा होगा, अमेठी राजघराने का, उसमें वो रहती थी। गोमती नदी के किनारे किनारे, बंधे के किनारे शायद ही कहीं था। और वीपी सिंह साहब भी उनके दुख में या उनकी परेशानी में शामिल होने के लिए आए थे। इतना मुझे अच्छी तरह से याद है। 2014 में एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ। अमिता और संजय सिंह अपने उसी 450 साल पुराने राजमहल भूपति भवन में रहते थे। जुलाई 2014 को गरिमा सिंह अपने बच्चे, मतलब अपने पुत्र और अपने ग्रैंडसन को लेकर उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि हमारा भी हक है, डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, हम इसमें जाएंगे। वो आई 25 जुलाई 2014 को वो वहां पहुंच गई तो संजय सिंह के लोग जो राजमहल की सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने भीतर जाने से गरिमा सिंह और उनके बेटे पोते को रोक दिया। ये बात जैसे ही वहां फैली, पूरे आसपास के कई किलोमीटर के लोग वहां पर पहुंच गए। इतनी भीड़ गरिमा सिंह के पक्ष में इकट्ठा हुई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। बहुत भीषण लाठीचार्ज हुआ। भीड़ को वहां हटाने के लिए पुलिस को गंभीर बल का प्रयोग करना पड़ा और इस पुलिस लाठीचार्ज में या झगड़ा बचाने में बहुत से लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए और एक पुलिस वाले की मृत्यु भी हो गई। अमिता सिंह कुछ दिन तक जब ये सब अदालती कार्रवाई होती रही, ये लोग राजनीति से दूर रहे, अमिता और संजय सिंह। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने राजनीति में कदम रखा और अमिता सिंह जीत कर भी आई एक बार, लेकिन उसके बाद वो गरिमा सिंह 2017 में बीजेपी के टिकट पर लड़ी और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर लड़ी अमिता सिंह। लेकिन गरिमा सिंह के साथ सबने देख लिया था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, कि पूरा इलाका सहानुभूति के लिए उनके साथ है, इसलिए गरिमा सिंह उस इलेक्शन में जीत गई और ये हार गया, अमिता मोदी हार गई। देवानंद ने एक थ्रिलर 1991 में बनाई
रमन कपूर जिसमें जिन्होंने लीड रोल किया था, इस पूरे इंसिडेंट पर, सैयद मोदी की हत्या पे ये फिल्म 1991 में आई थी। ZEE5 पर भी एक सीरीज़ आई थी, चार्जशीट, जिसमें सैयद मोदी हत्याकांड को पूरी तरह से दिखाया गया था। सैयद मोदी की याद में या उसमें बैडमिंटन में आज भी उनके नाम को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। पहले वो एक नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ करता था, सैयद मोदी मेमोरियल, उसके बाद लखनऊ में होता था। उसके बाद सैयद मोदी इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी हुई 2004 में। फिर उसके बाद 2009 में सैयद मोदी ग्रां प्री प्रतियोगिता जो होती थी वो हो गया, और वर्तमान में ये सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल करके एक और टूर्नामेंट होता है। मोदी की याद में रेलवे ने एक ऑडिटोरियम भी गोरखपुर में बनवाया है, मोदी रेलवे स्टेडियम एंड ऑडिटोरियम। इसमें बहुत कानूनी दांव पेंच, मैं आपको अगर ये बताऊं कि क्या क्या कहा गया और कहाँ कहाँ कहा गया कोर्ट में, कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो सब मौजूद हैं नेट पर। मैंने आपको जो भी फैक्ट्स बताए हैं वो CBI की चार्जशीट और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो इंटरनेट पर हैं, CBI ने कैसे कैसे किन किन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा किया था। आज की घटना बहुत बड़ा सबक देने वाली घटना है अगर आप उसको अच्छी तरह समझें। अमिता ने जैसे ही मोदी से मुलाकात की, उसकी समझ में आ गया कि सैयद मोदी लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे तक जाएगा। सैयद मोदी बहुत साधारण परिवार से था, कॉन्वेंट एजुकेटेड भी नहीं था, न ऐशो आराम की ज़िंदगी उसे पसंद थी। साधारण स्कूटर पर वो चलता था, 8 बार का नेशनल चैंपियन था, पर वो शोहरत की बुलंदियों पर था, पूरा देश उसको जानता था। लेकिन उसके पास जो भी पैसा आता था, उसका जो टूर्नामेंट्स था या उसकी रेलवे की नौकरी की तनख्वाह था, वो अपने परिवार पर, अपने घर का मकान बनाने के लिए उस पर खर्च करता था। इस बात से अमिता मोदी को बहुत कष्ट होता था कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करता। और लेकिन अमिता मोदी का नाम सैयद मोदी की वजह से भी, उसने भी, जबकि न कोई टूर्नामेंट जीता उसने, न किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया, कुछ नहीं किया, लेकिन चूंकि वो सैयद मोदी की पत्नी थी और बैडमिंटन खिलाड़ी थी, इसलिए अमिता मोदी को भी लोग जानने लगे। अमिता मोदी को जब ये लगने लगा कि खुद तो ये अपनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और एक मैं कोई टूर्नामेंट अब तक जीत नहीं पा रही हूँ, आगे का मेरा क्या भविष्य है, ये सोच सोच कर वो सोच में, जिसको कहते हैं कि गली जा रही थी। तभी संजय सिंह में उसको पोटेंशियल दिखाई पड़ गया। महत्वाकांक्षी लड़की थी, मैंने बहुत पहले बताया कि बहुत ज़्यादा महत्व, और आज तक भी अगर आप इंटरनेट पे उसकी सारी जर्नी देखेंगे, आज भी वो उतनी ही महत्वाकांक्षी है। जब पहली बार वो बीजिंग में वो महिला टीम में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थी, उसको ये लगा कि अरे संजय सिंह गांधी परिवार का बहुत नज़दीकी, राजीव गांधी का दोस्त, बड़ा भारी राजघराना, करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी, ये हमारी ज़रूरतें और हमारी नाव दोनों पार लगा देगा। लेकिन वो बार बार ये टोकती रही कि जब तक सैयद मोदी है मैं शादी नहीं कर सकती। आप समझ सकते हो, समझदार हैं, कब कब ये बात कही गई होगी। दूसरा, उसकी प्लानिंग देखिए कि सैयद मोदी के बार बार कहने के बाद भी उसने सैयद मोदी का कोई टाइटल बच्ची के नाम में नहीं रखा, और वो यही आरोप लगाता रहा। बाद में जब संजय सिंह ने उसका गोदनामा भर दिया या उसे गोद ले लिया, तो कहने वाले लोग ये कहते भी रहे कि शायद ये बच्ची संजय सिंह की ही होगी।
शादी इन लोगों ने नहीं की जब तक कि गरिमा सिंह से इनका तलाक नहीं हो गया। जैसे ही तलाक के पेपर मिले दोनों ने शादी कर ली, ताकि हिस्से में वो पूरा 100% की हिस्सेदार रहे, हिस्से में कोई बंदरबांट न हो। आप सभी समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। अति महत्वाकांक्षा वाले लड़के या लड़की, मेल या फीमेल, इससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि महत्वाकांक्षा दिमाग को कुंठित कर देती है और आपसे क्या न करा ले कोई सीमा नहीं है। हालांकि किसी का महत्वाकांक्षी होना कोई खराब बात नहीं है, होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, लेकिन ये शोहरत के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, धनार्जन के लिए आप महत्वाकांक्षा पालिए। लेकिन जिस महत्वाकांक्षा में लालच की पेंटिंग हो, लालच का लेप लगा हो, उससे खतरनाक कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। आप सब बात समझ गए होंगे। किस्सा कोई परिवार के लोगों की समझ के बारे में मुझे कतई कभी कोई शंका नहीं रही है, और इसीलिए एक होनहार, एक सच्चा, एक सीधा साधा, एक जिसको वो कहते हैं कि बेगुनाह आदमी और देश का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी असमय किसी की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।